जय श्री राम आप सभी को। आज ना हम लग्न कुंडली और नवांश कुंडली उसमें हम क्या देख सकते हैं और नवांश का क्यों इतना महत्व है उसके बारे में आज के वीडियो में कुछ बात करेंगे। देखो, जो लग्न कुंडली होती है ना, लग्न कुंडली इज योर बॉडी, इतना समझ लो, ठीक है। आपका जो शरीर है, आपका फिजिक्स है, वो लग्न कुंडली है। और उसके अंदर जो जान है ना, वो नवांश कुंडली है। क्योंकि नवांश को आप अगर ये समझोगे तो नवांश को भाग्य भी बोला गया है। तो ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है और नवांश कुंडली से आप क्या क्या चीजें देख सकते हो और नवांश कुंडली का एनालिसिस कैसे करना है, तो वो आज के वीडियो में हम जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट। जितनी इंपॉर्टेंट बात है वो सारी आपको बताऊंगा। आगे भी इन फ्यूचर मेरे नवांश के ऊपर वीडियोस आते रहेंगे, बट आज का ना बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट रखूंगा जिससे आपको पता चल जाए कि नवांश कुंडली से आप एक्चुअल में क्या क्या चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय श्री राम। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि हम लग्न कुंडली और नवांश कुंडली दोनों का एनालिसिस करेंगे और क्या हम चेक कर सकते हैं नवांश के अंदर, वो बात करेंगे। देखो, लेट सपोज अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये आपका लग्न चार्ट, ठीक है। दिस इज योर लग्न चार्ट। लग्न चार्ट यानी D1 और दिस इज योर नवांशा, ठीक है। ये आपका D9, क्योंकि डिविजनल चार्ट 9 है ये। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि D9 चार्ट से आप क्या विचार कर सकते हो। देखो, D9 चार्ट का जो ये फर्स्ट हाउस है ना, यहाँ से आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी पर्सनालिटी आपको पता चल सकती है, ठीक है। और उसका कैरेक्टर आपको पता चल सकता है। अभी देखो, क्या क्या चीज़ें देख सकते हो वो बताता हूँ, और उसमें कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे वो अच्छा है बुरा है वो भी मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा आपसे। तो पहले तो आपका लाइफ पार्टनर, क्योंकि ये मेजरली लाइफ पार्टनर के लिए देखा जाता है। वैसे है तो बहुत इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें आप देख सकते हो, बट पराशर जी ने जो बोला है कि भाई लाइफ पार्टनर विवाह के लिए ये चार्ट आपको देखना ही देखना है। तो लाइफ पार्टनर की पर्सनालिटी यहाँ से पता चलेगी। यहाँ से उसके वेल्थ के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है, कि शादी के बाद आपका धन कैसा रहेगा, धन संचय कैसा रहेगा। और दूसरा आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपके कुटुंब के साथ आपका जो जीवन साथी आने वाला है उसका व्यवहार कैसे रहेगा, सुगम्य व्यवहार रहेगा या फिर टकरार होगी। वो सारी चीज़ें आपके नवांश के सेकेंड हाउस से देखी जाती है। जो ये थर्ड हाउस है ना, ये दिखाता है कि आप आपकी शादी को चलाने में कितना हार्डवर्क करोगे, कितनी मेहनत करोगे। और ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितना हार्डवर्क एक इंसान को लगेगा उसके शादी चलाने के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आप एफर्ट्स देखोगे कि आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो अपनी शादी को चलाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, सुख भाव। यही आपको बताएगा कि शादी के बाद आपकी लग्जरी कैसे रहेगी, ठीक है। और हैप्पीनेस यानी आपके जो सुख है, मैरिटल सुख, वो कैसे रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, लग्न कुंडली के चौथे भाव से हम क्या देखते हैं, ओवरऑल अपना सुख भाव देखते हैं। हमारा सुख कैसा रहेगा, हमारे जीवन में सुख कैसा रहेगा। दिस इज D9 इज फॉर योर विवाह, ठीक है। तो आपकी विवाह का सुख कैसा रहेगा वो फोर्थ हाउस बताएगा। जो फिफ्थ हाउस है वो बताएगा इंटेलिजेंस, आपके लाइफ पार्टनर की इंटेलिजेंस क्या है, वो क्या विचार करता है, वो शादी को लेके कैसा विचार करता है, वो सारी चीजें पता चलेगी। सिक्स हाउस से पता चलेगा कि शादी के अंदर डिस्प्यूट्स होंगे या फिर एक साथ मिलके आप शादी को चलाने के लिए कितना संघर्ष करते हो, वो चीज पता चलेगी। सेवेंथ हाउस जो है वो है ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल पूरी शादी कैसी रहेगी वो सेवेंथ हाउस से पता चलेगा। एट्थ हाउस से आप ये पता कर सकते हो कि लाइफ कैसी रहेगी, यानी शादी की जो एज है, विवाह की आयु। जैसे आप अपने लग्न चार्ट से आयु देखते हो, उसी हिसाब से शादी के लिए ये देखा जाता है आठवें घर से कि विवाह की आयु कितनी होगी, यानी 40 साल चलेगी, 35 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, कितने साल चलेगी। यहाँ नाइन्थ हाउस जो है वो आपके पार्टनर का धर्म दिखाता है, यानी आपका पार्टनर कितना रिचुअल्स फॉलो करता होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या है, धार्मिकता क्या है, उसका लर्निंग कैसा होगा, उसका टीचिंग कैसा होगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। टेंथ हाउस से आप ये चेक कर सकते हो, D9 के टेंथ हाउस से, कि आपके पार्टनर कितना सम्मानित होगा,
ठीक है, यानी समाज में उसका स्टेटस कैसे रहेगा, लोग उसको कैसे देखेंगे, किस नजरिए से देखेंगे। 11th हाउस बताएगा कि शादी के बाद गेन्स कैसे रहेंगे आपके, ठीक है, या तो आपके लाइफ पार्टनर के आने के बाद आपके जीवन में गेन्स की कंडीशन क्या रहेगी। और ये बताएगा कि देखो ये D9 चार्ट है, 12th हाउस से हम क्या देखते हैं, बेड प्लेजर्स भी देखते हैं। तो ये चीज है, यानी आपका सैया सुख शादी के बाद कैसा रहेगा वो 12th हाउस बताएगा। ठीक है, अभी ओवरऑल मैंने ये बता दिया कि क्या क्या चीजें देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको लगाना क्या है, नियम यही लगाना है जो लग्न कुंडली में लगाते हैं। मान लो आपका जो ये चार्ट है D1 चार्ट, ठीक है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड की कंडीशन देखो, लग्न कितना मजबूत है। लग्न में खुद की राशि में कोई प्लेनेट बैठा है ऑन साइन, ठीक है, या तो कोई एक्सोल्टेड प्लेनेट बैठा हो, ठीक है, ये सब सारी कंडीशन लिख रहा हूं मैं। या तो फिर फ्रेंडली साइन में कोई प्लेनेट बैठा है, ठीक है, या तो कोई बेनिफिक प्लेनेट बैठा है और दूसरा कोई बेनिफिक प्लेनेट उसको देख रहा है, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस में प्लेनेट बैठा है वो शुभ कर्तरी योग में आ गया। ये सारी अच्छी कंडीशन मैं बता रहा हूं। अभी मान लो लेट सपोज, पहले इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं जो हमने बातें करी, ठीक है। अभी मान लो ये 1 नंबर की राशि है, ठीक है, 1 नंबर की राशि का मालिक कौन है, मंगल खुद है। तो मंगल खुद यहाँ पे बैठ गया और विवाह के घर में यहाँ वीनस बैठा है, वीनस यहाँ से इसको देख रहा है। तो क्या हुआ, आपका लग्न मजबूत हो गया। उसी हिसाब से आप देखोगे ना, देखो यहाँ 7th हाउस 7 राशि वीनस की है, वीनस भी खुद उधर बैठ गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपका नवांश के अंदर फर्स्ट हाउस लॉर्ड अच्छी कंडीशन में हो और 7th हाउस लॉर्ड अच्छी कंडीशन में हो। अगर ये चीज मिल रही है, यानी इन चीजों में पैरामीटर्स आपको ये चेक करने के, प्लेनेट खुद की राशि में बैठा है या एक्सोल्टेड बैठा है, फ्रेंडली साइन में बैठा है, या तो फिर वो शुभ कर्तरी योग में है, या तो कोई बेनिफिक प्लेनेट दूसरा उसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये मैरिज आपकी बहुत ही अच्छी चलेगी, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बन रहा है D9 के अंदर। उसी हिसाब से हम ये चौथा कर लेते हैं जो ओवरऑल आपकी शादी का सुख बताता है। मान लो यहाँ पे मून खुद बैठ गया है, ठीक है, वैसे भी मून 4th हाउस में दिग्बली होता है और चौथे घर में उसी की साइन में मून बैठा है। तो क्या हुआ, अभी शादी के बाद आपको ना भर भर के खुशियां मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गई सब अच्छी कंडीशन। 10th हाउस में मान लो कि शनि बैठ गया, तो क्या हुआ, 10th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस, तो शादी के बाद यानी समाज में आपके लाइफ पार्टनर का सम्मान बहुत अच्छा होगा, हो सकता है वो वर्किंग प्रोफेशनल आपको मिले, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो लग्न कुंडली में हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, वही लगाने हैं हमें ना, प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखने के, प्लेनेट कितने अच्छे से बैठा है कुंडली के अंदर, तो उतनी अच्छी आपकी शादी चलेगी। मान लो ये 6th हाउस है, ठीक है, 6th हाउस में 6 नंबर की राशि है, यहाँ पे मर्क्यूरी खुद बैठा है। तो क्या होगा, अब ये शादी टूटेगी ही नहीं, और जीवन में जितने भी संघर्ष आएंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना, कपल मिलके उन संघर्षों का सामना करेगा और विजेता भी बनेगा, क्योंकि 6th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में है। तो शादी के बाद चाहे लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आ जाए, बट अब क्या होगा ना, ये शादी टूटेगी ही नहीं, ठीक है। ये सारी अच्छी कंडीशन हो गई। अभी बुरी कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, कैसे बुरा है ये, मान लो कि आपका जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, ठीक है, फर्स्ट हाउस है, उसमें कोई डेबिलिटेड प्लेनेट बैठ गया है, नीच का प्लेनेट। दूसरा क्या हो सकता है, एनिमी साइन में कोई प्लेनेट बैठा है, एनिमी साइन। तीसरा पाप कर्तरी योग में आ गया। चौथा मेलिफिक एसोसिएशन बन रहा हो, मान लो लगन को आपके फर्स्ट हाउस को मेलिफिक प्लेनेट देख रहा हो, 7th हाउस को भी मेलिफिक प्लेनेट देख रहा हो। लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल, ये 1 नंबर की राशि, यहाँ पे शनि नीच का होता है, ठीक है, तो सैटर्न नीच का बैठ गया पहले ही घर में, ठीक है। तो क्या हुआ, ये अभी गलत हो गया शादी के एंगल से। अभी बहुत हद तक संभव है कि आपको जो आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा ना, वो सही नहीं होगा, उसका चाल चलन ठीक नहीं होगा, कैरेक्टर, यानी आप समझ सकते हो कि आपको ना वो बहुत संकुचित मानसिकता वाला होगा।
उसी हिसाब से यहाँ पे अगर कोई मेलिफिक एसोसिएशन बन रहा है 4 नंबर, यहाँ पे मंगल नीच का बैठ गया है, ठीक है, तो क्या होगा, शादी के लिए बहुत बुरी कंडीशन है, क्योंकि शादी के बाद आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। दूसरा, मंगल खुद एक मेलिफिक प्लेनेट है, तो आपके जो सुख भाव है, शादी का सुख भाव, उसके अंदर एक मेलिफिक प्लेनेट आ गया है, तो शादी के बाद जो सुख मिलने वाला है ना, उसमें अब ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा, अच्छे से ये शादी नहीं चलेगी। उसी हिसाब से आज 6 नंबर यहाँ पे वीनस डेबिलिटेड हो गया है, ठीक है, और वैसे भी 7वें का स्वामी 6ठे में आ गया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये दिखा रहा है कि शादी के अंदर मेजर डिस्प्यूट्स होंगे एक दूसरे के साथ, हो सकता है बात डाइवोर्स तक चली जाए। तो ये सारी बुरी कंडीशन है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो इसी हिसाब से आप नवांश को स्टडी कर सकते हो। अब मैं कुछ बेसिक रूल बताता हूँ नवांश को लेके, कि और क्या हम नवांश से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी तक जो हमने समझा उससे मैं समझ रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही है कि कैसे इसको एनालाइज करना है। अभी समझो, ये आपका D1 चार्ट है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र बताऊंगा मैं, और ये आपका D9 चार्ट है। मान लो कोई प्लेनेट आपका D1 में नीच का हो रहा है, मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जुपिटर, ठीक है। जुपिटर 10th साइन में कैसा है, नीच का है, ठीक है। बट वही प्लेनेट D9 में आप देख रहे हो तो आपके 4 नंबर की राशि में आ गया है जुपिटर। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेबिलिटेड है, यहाँ पे एक्सोल्टेड। तो पहला रूल क्या है कि कोई भी डेबिलिटेड प्लेनेट, ठीक है, D9 में जाके अच्छा हो रहा हो, यानी एक्सोल्टेड हो रहा हो, या फिर खुद की राशि में जाके बैठ गया हो, ये आपको D9 में चेक करना है। या तो फ्रेंडली साइन में जाके बैठ गया है, ठीक है, फ्रेंडली साइन में। तो क्या होगा, देखो अगर एक्सोल्टेड हो रहा है तो ये आपको उत्तम रिजल्ट देगा। खुद की राशि में जाके बैठ रहा है, ये आपको गुड रिजल्ट देगा, वेरी गुड रिजल्ट देगा। और फ्रेंडली साइन में जाके बैठा है तो गुड रिजल्ट देगा। तो क्या हुआ, अभी सीन चेंज हो गया ना पूरा, कि लग्न कुंडली में जो प्लेनेट हमें डेबिलिटेड दिख रहा था वो नवांश में जाके उच्च का हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला रूल है, अगर कोई भी प्लेनेट D1 में डेबिलिटेड है और D9 में जाके उच्च का हो रहा है तो वो जीवन में आपको उत्तम रिजल्ट देगा। दूसरा रूल अभी देख लो। दूसरा रूल यह है कि कोई भी, अभी इसको रिवर्स ही कर दो, कोई भी एक्सोल्टेड प्लेनेट हो, ठीक है, और वो D9 में जाके डेबिलिटेड हो रहा हो, या तो फिर एनिमी साइन में जाके बैठ गया, ठीक है। तो अभी होगा क्या कि मान लो यहाँ पे मैं फॉरेन एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे सूर्य उच्च का है, चलो ठीक है, सन उच्च का है पहली राशि में। अब सन जाके या तो यहाँ पे बैठ जाए उसकी एनिमी साइन में, शनि की राशि में, या तो फिर यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है, डेबिलिटेड होके। तो अभी जो लग्न कुंडली में आपको सूर्य पावरफुल दिख रहा है ना, D9 में उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। तो जो मान लो सूर्य से कोई भी राजयोग फॉर्म हो रहा है या जो अच्छी कंडीशंस बन रही है, अभी उसमें ना 50% गिरावट हो जाएगी, ठीक है। अभी ये उतने अच्छे से रिजल्ट नहीं देगा जितने अच्छे से ये D1 में दिख रहा है, इसीलिए D9 देखना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। दूसरा अभी समझ लेते हैं कि D9 से और आप क्या चेक कर सकते हो, बेसिक चीज है। ये 2 रूल तो आप गांठ बांध लो जो मैंने बताया, तो इससे ना आपको एक्चुअल प्लेनेट की स्ट्रेंथ पता चलेगी। तीसरा आपको ये देखना है कि जिस राशि से आपका D1 चार्ट शुरू हुआ हो, यानी आपके D1 चार्ट के अंदर जो राशि बनी हो, पहली राशि, यानी D1 चार्ट में फर्स्ट हाउस में जो भी जोडियाक साइन हो, ठीक है, वो ही आपके D9 चार्ट में फर्स्ट हाउस में वो ही जोडियाक साइन हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लग्न वर्गोत्तम, ठीक है। मान लो यहाँ 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है,
D9 में भी एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा, अभी इस व्यक्ति का जो लग्न है ना वो वर्गोत्तम हो गया। इससे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इंसान के जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष आ जाए, इंसान चाहे कितने भी पुअर फैमिली में उसने जन्म लिया है, बट जैसे जैसे टाइम जाएगा ये व्यक्ति ग्रोथ करेगा, समाज में अपना नाम करेगा, एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लग्न है ना वो वर्गोत्तम हो गया। यानी अभी इसका जो लग्न, इसकी पर्सनालिटी, इसका थॉट्स, इसका कैरेक्टर ऐसा हो गया है कि व्यक्ति लड़के संघर्ष करके जीवन में सबसे उत्तम पोजीशन पाएगा। ये जरूरी नहीं कि संघर्ष उसको होगा ही होगा, बट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको कुछ कंडीशन ऐसी दिख रही है, अभी उसकी दशा अच्छी नहीं चल रही है, कुछ भी हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, बट यकीन मानिए कि ये व्यक्ति हार नहीं मानेगा। ये व्यक्ति अपने प्रयासों से अपना मुकाम हासिल करेगा। तो लग्न वर्गोत्तम जिस किसी का भी होना वो बहुत ही अच्छी बात है कुंडली के अंदर, ठीक है। दूसरा आता है एक पॉइंट, वो है राशि वर्गोत्तम। ठीक है, अभी राशि वर्गोत्तम क्या चीज है? मान लो कि यहां पे सन बैठा है 5 नंबर की साइन में, नवांश कुंडली में भी 5 नंबर की साइन में कहीं पे भी बैठ जाए, ऐसे नहीं 5th हाउस में ही बैठना चाहिए। ये तो मैंने लग्न वर्गोत्तम के लिए एग्जाम्पल के लिए दिया है। मान लो यहाँ पे मैं दूसरा एक चार्ट D9 आपका शुरू होता है 8 नंबर से, ठीक है, वो बना लेता हूं। अभी सन आपका जाके ये 5 नंबर में बैठ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे कहाँ था? 5th हाउस में था, यहाँ पे 10th हाउस में आ गया, बट सेम राशि में है, तो अभी इसको राशि वर्गोत्तम बोलते हैं। तो सूर्य आपका अब आपको उत्तम रिजल्ट देगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है, क्योंकि राशि वर्गोत्तम हो गया है, यानी उसके पास डबल स्ट्रेंथ आ गई। उसी हिसाब से हमें ना मेन ये चेक करना है, एक तो अगर लग्न वर्गोत्तम है तो बहुत अच्छी बात है, राशि वर्गोत्तम तो है ही है, बट अगर 2 क्राइटेरिया अच्छे मिल रहे हैं ना, एक तो लग्न वर्गोत्तम, और अगर आपको कुंडली के अंदर कहीं मून वर्गोत्तम मिल जाए, ठीक है, मून भी वर्गोत्तम हो जाए। मान लो मून यहाँ पे बैठा है 4 नंबर की साइन में, ठीक है, लग्न कुंडली में, और वहीं पे यहाँ पे 4 नंबर की साइन में मून 9th हाउस में बैठ जाए, तो क्या होगा? मून भी वर्गोत्तम हो गया। तो अब ये कुंडली बहुत स्ट्रांग हो गई। ये आप ना आंख बंद करके सामने वाले को प्रिडिक्शन दे दो कि भाई लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए बट तू अमीर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई इस व्यक्ति के पास। अब दूसरा एक मैं पॉइंट समझाता हूं, ये वर्गोत्तम आप समझ लिए क्या है वर्गोत्तम चीज। दूसरा एक होता है तत्व वर्गोत्तम, ठीक है। तत्व वर्गोत्तम समझाने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा। देखो हमारी जो जोड़ियाक साइन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अभी ये जो 1 5 9 साइन है ना वो फायर एलिमेंट की साइन, ठीक है, फायर। 2 6 10 है वो अर्थ एलिमेंट है, 3 7 11 है वो एयर एलिमेंट की साइन है, 4 8 12 है वो वाटर एलिमेंट की साइन है, ठीक है। ये ना राशियों के तत्व होते हैं। अभी समझ लो कि कोई प्लेनेट यहां पे फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल मान लो कि 10 नंबर में यहाँ पे शनि है, ठीक है। तो शनि को हम क्या कहेंगे कि वो भाई अर्थ एलिमेंट की साइन में बैठा है। अभी D9 में जाके वो 2 नंबर में बैठ जाए, 6 नंबर में बैठ जाए या 10 नंबर में बैठ जाए, ठीक है, ये तीनों राशियां हैं वो अर्थ एलिमेंट की राशियां। मान लो शनि D9 में यहाँ पे बैठ गए, तो क्या होगा? अभी इसको हम बोलेंगे तत्व वर्गोत्तम, क्योंकि तत्व से ये वर्गोत्तम हो गया, तो ये भी आपको अब अच्छा रिजल्ट देगा। समझ रहे हो? दूसरा, अभी मैंने ये एलिमेंट्स जो बताए ना उसके पीछे रीजन क्या है पता है? जब भी कोई प्लेनेट वर्गोत्तम होता है या कोई भी चीज वर्गोत्तम होती है, इसमें अगर फायर एलिमेंट में कोई प्लेनेट वर्गोत्तम होता है ना वो आपको 100% रिजल्ट देता है। जो अर्थ एलिमेंट में वर्गोत्तम होता है वो आपको 25% रिजल्ट देता है। एयर एलिमेंट में जो वर्गोत्तम होता है वो 50% आपको रिजल्ट देता है।
और वाटर एलिमेंट में जो वर्गोत्तम होता है वो आपको 75% रिजल्ट देता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, बट इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कोई भी प्लेनेट आपका वर्गोत्तम हो रहा है ना, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेनेट हो गया है अब। ठीक है, अभी आगे का जो मेरा वीडियो आएगा ना, उसमें मैं आपको दूसरा एक कॉन्सेप्ट इससे बताऊंगा कि राशि तुल्य नवांश, ठीक है, उसको कैसे देखते हैं, राशि तुल्य नवांश कैसे बनता है। तब तक के लिए जय श्री राम, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।